नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता चांदगुड़े कर्नाटक विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय सेमेस्टर के बेसिक हिंदी के लिए लगाए गए पाठ्य पुस्तक काव्य सुधा, इसमें संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी की कवि कह गया है, इस कविता का विश्लेषण करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम यह कविता पढ़ लेंगे। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या शिकी नहीं आते। पंक्ति मैं वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो डह गया है। अब नहीं आती पुलीन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ कवि कह गया है। तो प्रस्तुत कविता है कवि कह गया है। इसमें निराला जी ने कवि के मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। एक कवि के लिए कविता करना, उसकी सृजनात्मकता कितना प्रमुख होता है और वह रचनात्मकता के लिए उसके हृदय की भावनाएं, उसके मन की कामनाएं अनिवार्य है। प्रस्तुत कविता में वो बता रहे हैं। पंक्तिबद्ध रूप से हम इसका विश्लेषण देखेंगे। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है। यह एक छायावादी कविता है। इसमें कवि निराला कवि के लिए उसकी कविता शक्ति कितना प्रमुख है यही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कवि के हृदय में जो बहने वाली जो निर्झरणी थी, स्नेह रूपी निर्झरणी, वह अब बहकर दूर चली गई है और यहाँ पर केवल रेत ज्योतन रह गया है। यानी कि रेत के समान यह केवल शरीर मात्र रह गया है। यानी कि जिस तरह से ग्रीष्म ऋतु में नदी, सरोवर आदि सूख कर केवल वहाँ पर रेत बच जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में अगर प्रेम का अभाव हो जाता है, स्नेह का, ममता का, आत्मीयता का अगर अभाव हो जाता है, तो उसका जीवन भी केवल एक सूख जाता है। जैसे कि सूख कर जैसे रेत बच जाता है, वैसे ही वह शरीर मात्र रह जाता है, उसका मन मर जाता है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आते। पंक्ति मैं वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। तो इन पंक्तियों में वे बता रहे हैं कि कवि यहाँ पर बता रहे कि केवल उनका मन ही यहाँ पर उदास नहीं है, बल्कि उन्हें दिख रहा है कि वहाँ पर नदी के किनारे एक जो आम का पेड़ कई वर्षों से देख रहे थे कि वह फल फूलित रहा था, पर इस साल वह उस आम का यह डाल जो उन्हें सूखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस आम के डाल को देखकर, डाल का अर्थ होता है जैसे टहनी, शाखा आदि, तो कवि को लग रहा है कि वह आम का वह सूखी हुई डाल भी उनसे कह रही है कि अब उस पर मंडराने के लिए, उसके टहनी पर झूलने के लिए कोई यहाँ पर पिक या शिकी नहीं आते। पिक का अर्थ होता है कोयल, शिकी यानी मोर। यानी कि पंछियाँ जब पेड़ों पर फल फूल लगते हैं तो उनका रस चूसने के लिए और वहाँ पर झूलते हुए अपना मन बहलाते हैं। तो जैसे हर वर्ष वहाँ पर वसंत के ऋतु में जैसे कि कोयल कूकती है और कुछ ही दिनों में वहाँ पर फल लगने पर उस आम के रस को चूसने के लिए पंछियाँ जो मंडराती थी, अब वहाँ पर ऐसी कोई पंछियाँ वहाँ नहीं आ रही हैं। तो वह आम की डाल यह कह रही है कि उसकी स्थिति ऐसी है मानो कि वह इस तरह की एक पंक्ति बन चुकी है जिसको किसी ने लिखा तो नहीं है, पर उसका अर्थ स्पष्ट है कि
जीवन दह गया है। दहना यानी कि जलना है, नष्ट होना है। मतलब कि वह आम की डाल बता रही कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। यानी कि एक पेड़ के लिए, एक पौधे के लिए उसका जीवित होने का साक्षी होता है उसमें खिलने वाले पत्ते हैं, फूल है, फल है। अगर वे ही नहीं हैं तो वह पेड़ या वह पौधा केवल एक सूखी हुई लकड़ी बन जाता है। तो वह डाल भी अपनी वही स्थिति बता रहा है कि अब वह अपनी जीवंतता को खो चुका है। तो उसके साथ ही वह और भी अधिक अपनी दुखद स्थिति को यहाँ पर बता रहा है। आगे की पंक्तियों में वह स्पष्ट कर रहा है कि दिए है मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो डह गया है। तो वह कह रहा है कि मैंने इस दुनिया को फल और फूलों को दिया था। यानी कि यह आम का वृक्ष कई वर्षों से इस दुनिया को क्या है, फल और फूल देते आ रहा था। और इस तरह से वह इस अपनी उस कांति से, अपने उस चमत्कार से इस दुनिया को चकित कर चुका था, अपनी प्रभा से चकित कर दिया था। मतलब कि क्या है, जैसे ही पतझड़ आते ही पेड़ सूख जाता था, उसमें के पत्ते सब झड़कर वो केवल एक सूखी लकड़ी के समान बन जाता था। पर वसंत के आते फिर उसमें क्या है, पत्ते खिल जाते, फिर थोड़े दिनों में फूल लगते और उसके साथ ही वह वहाँ पर रस भरे आम लग जाते। तो इस तरह से वह आम का पेड़ इस दुनिया को बरसों से चकित कर रहा था अपनी उस चमत्कार से। और उसे खुद भी लग रहा था कि उसका यह जीवन जो है, उसका ये जो चमत्कार जो है वह अनश्वर था। अनश्वर मतलब शाश्वत। यानी कि उस पेड़ को भी लग रहा था कि वह निरंतर इसी तरह से क्या है, वह फल फूल देता जाएगा, उसमें फल और फूल हमें सदा के लिए खिलते रहेंगे, विकसित होते रहेंगे। इस भ्रम में वह खुद भी था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सकल पल्लवित पल, पर अब क्या है, उसको दुख है कि उसका जो ये जो पल्लवित होने वाला, ये सारे जो पल जो थे उसके जीवन के, वह सब कुछ अब क्या है, समाप्त हो गया है। क्योंकि वो कह रहा है कि ठाट जीवन का वही जो डह गया है। अब उसके जीवन का ठाट, ठाट का अर्थ होता है वैभव, शोभा। तो उसके जीवन का वो जो वैभव था वह अब डह चुका है, यानी समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। तो कभी कभी अब लग रहा है कि उस आम की डाल के समान ही उनकी भी स्थिति है। आज उन्हें भी कोई नहीं पूछ रहा है। यही दर्द को वो यहाँ आगे प्रकट कर रहे हैं। अब नहीं आती पुलीन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। तो वो कह रहे हैं अब पुलीन पर नहीं आती प्रियतमा। तो उनसे मिलने के लिए अक्सर उनकी प्रियतमा उस नदी के किनारे आती थी। पुलीन का अर्थ होता है किनारा। और उनके साथ वहाँ पर खिली हुई श्याम तृण पर, यानी हरी घास पर, वह निरुपमा यानी अपूर्व सुंदरी जो उनकी प्रेमिका थी उनके साथ आती थी और उनके साथ बैठकर उनसे बतियाती थी, उनका मनोविनोद करती थी। पर अब वो कह रहे कि उनके हृदय में केवल अब अमा बह रही है। अमा यानी अंधकार, यानी कि अब उनके हृदय में ऐसे प्रेम भरे, ऐसी भावनाओं को उत्पन्न करने वाली वह उनकी प्रियतमा न आने के कारण अब उनका हृदय केवल दर्द से भर चुका है। उसमें न कोई भावनाएं हैं, न ही कोई तरंगे हैं। तो इसीलिए कवि कह रहे कि अब मैं भी अलक्षित हूँ, यानी कि अब मैं भी अलक्षित हो गया हूँ, यानी कि अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत हो गया हूँ,
यही बात वो कह रहे हैं। मतलब कि कवि के लिए क्या है, उनकी प्रियतमा यहाँ पर निराला जी ने बहुत ही सांकेतिक रूप से यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी प्रियतमा केवल उनकी प्रेयसी नहीं है, केवल एक लौकिक दुनिया की कोई उनकी प्रियतमा प्रेयसी नहीं है, बल्कि उनकी प्रियतमा है उनके मन में उठने वाली वे भावनाएं हैं जो उन्हें कविता करने के लिए प्रेरित करती रही हैं। उनकी कवित्व शक्ति ही वह उनकी प्रियतमा है। और कवि को लग रहा है कि जीवन की आपाधापी धापी में वो इतने व्यस्त हो गए हैं कि अब उनका हृदय में उठने वाली वो कोमल भावनाएं और हृदय स्पर्शी भावनाएं जो उन्हें कविता काव्य लोक को सृजित करने के लिए प्रेरित करती रही हैं, अब वह सृजनात्मकता से वह दूर रह होते जा रहे हैं। अपने उसी अभाव को यहाँ पर निराला जी ने इस कविता में स्पष्ट कर रहे हैं। वैसे कवि निराला जी के जीवन को देखेंगे तो वे भी बहुत छोटी उम्र में पत्नी वियोग को सहकर एक दुख का अनुभव भी वो करते रहे हैं, पर प्रस्तुत कविता में बड़ी मार्मिकता से वो एक कवि के लिए आवश्यक, जो उसके जीवन के लिए आवश्यक प्रेम, स्नेह, ममता की भावनाओं को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। अगर कवि का हृदय शुष्क होता जाएगा, भावों से खाली रिक्त होता जाएगा, तो उसके लिए कविता करना संभव नहीं है। तो इसी को उन्होंने बड़ी तार्किकता से क्या है, वहाँ पर एक सूखी आम की डाल को देखते हुए और उसके साथ एक निर्झरणी जो जल से रिक्त होकर सूख चुकी है, उन सब की स्थिति के साथ तुलना करते हुए वो एक कवि के लिए कितना आवश्यक है उसकी कवित्व शक्ति और उसके हृदय में उठने वाली भावनाएं हैं, यही बातें यहाँ पर बता रहे हैं। धन्यवाद।